Hello everyone, myself Sunita Gehlot with the next e-content topic that is on family welfare programs part 3। पार्ट 1 और 2 में हमने आर्थिक विकास कार्यक्रम तथा मातृ एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत कल्याणकारी संस्थाओं तक की चर्चा की थी। आज हम इसी में ही आगे बाल अध्ययन परिषद तथा शैक्षिक कार्यक्रमों की चर्चा करेंगे। बाल अध्ययन परिषद ये प्रमुख रूप से विद्यालय से पूर्व प्री स्कूल के केंद्र हैं। इन केंद्रों पर बालक के व्यवहार पर अध्ययन किया जाता है। बालकों की अध्ययन प्रक्रिया में माता पिता तथा मनोचिकित्सक संलग्न रहते हैं। मनोवैज्ञानिक तथा मनोचिकित्सक बालकों का निरीक्षण करते हैं। इन केंद्रों पर बालकों के समस्यात्मक व्यवहार की समस्या का समाधान किया जाता है। प्राय इन केंद्रों पर निम्नलिखित व्यवहार समस्याओं का समाधान किया जाता है: धीमी गति से सीखने वाले बालक, अत्यधिक क्रोध करने वाले बालक, अंगूठा चूसने वाले बालक, ईर्ष्या करने वाले बालक, विध्वंसात्मक बालक। बाल अध्ययन हेतु अभिभावकों को परामर्श दिए जाते हैं। ये परामर्श 3 प्रकार की प्रविधियों द्वारा प्रदान किए जाते हैं: व्यक्तिगत परामर्श, सामूहिक परामर्श और परिचर्चा। तो बाल अध्ययन परिषद के में व्यवहारगत समस्याओं का निराकरण परामर्श द्वारा किया जाता है। फिर आता है शिशु निदान केंद्र। शिशु निदान केंद्र, जिनको बेबी क्लिनिक भी बोला जाता है, में 5 वर्ष की उम्र से कम के बालकों को निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जाती हैं। बीमारी के दौरान बालकों की देखभाल की जाती है। इस हेतु नर्सों को प्रशिक्षण दिया जाता है। बीमारियों की रोकथाम हेतु टीकाकरण शिशु निदान केंद्रों का दूसरा उद्देश्य होता है। टीकाकरण कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किया जाता है कि शिशु को निदान गृहों में कम आना पड़े। प्रति माह बालक का वजन लिया जाता है। यदि शिशु के भार में कमी पाई जाती है तो बालकों के पोषण से संबंध में माताओं का मार्गदर्शन किया जाता है तथा केंद्र से पौष्टिक पूरक भोज्य पदार्थ शिशु के लिए दिए जाते हैं। माताओं को परिवार नियोजन संबंधी परामर्श भी दिया जाता है। फिर आता है बाल मार्गदर्शन निदान गृह, जिन्हें चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक भी कहा जाता है। इन संस्थाओं में बालकों व किशोरों की समस्याओं का समाधान किया जाता है, जिससे भविष्य में बालक मनोरोगों से पीड़ित न हो। इस निदान गृहों में विभिन्न विशेषज्ञ जैसे मनोचिकित्सक, नैदानिक मनोरोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, प्रशिक्षित नर्सें, न्यूरोलॉजिस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता आदि सामूहिक रूप से कार्य करते हैं और बालकों की समस्याओं को जानकर उनके समुचित निदान में सहायता प्रदान करते हैं। ये निदान गृह शिशुओं और बालकों की ऐसी समस्याओं के निदान में सहायता पहुंचाते हैं जो उनके आसपास के वातावरण से उत्पन्न हो जाती है और जिनके निराकरण में परिवार, विद्यालय तथा समाज अक्षम रहता है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था पर का आधार होती है। बाल निदान गृह बालकों की विभिन्न मानसिक समस्याओं का निदान कर उन्हें स्वस्थ प्रौढ़ावस्था प्रदान करते हैं। फिर आता है अक्षम बालकों के लिए स्कूल फॉर हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। वे बालक जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक रूप से सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं, अक्षम बालक कहलाते हैं। ये बालक परिवार के लिए विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करते हैं क्योंकि उन्हें विशिष्ट देखभाल व उपचार की आवश्यकता होती है। शारीरिक रूप से अक्षम बालकों में अंधे, गूंगे, बहरे, विदीर्ण होठ एवं तालू वाले, मानसिक पक्षाघात, पोलियो से अपंग तथा अन्य शारीरिक व मानसिक दुर्घटनाओं से अपंग हुए बच्चे आते हैं। मानसिक रूप से अक्षम बालकों में मंदबुद्धि तथा मानसिक रोगों से पीड़ित बच्चे आते हैं। मनोसामाजिक तथा संवेगात्मक रूप से अक्षम बालकों में अनाथ बालक तथा माता पिता की भावनात्मक कमी से युक्त बालक आते हैं। इन सभी बालकों के लिए विशिष्ट प्रकार के स्कूल व शिक्षण संस्थाएं होती हैं, जहां पर उन्हें विशिष्ट शिक्षण विधियों द्वारा उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमता अनुसार शिक्षण प्रदान किया जाता है। यह शिक्षण शारीरिक के साथ साथ व्यावसायिक भी होता है ताकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। फिर आता है अक्षम बालकों के लिए पुनर्वास केंद्र। अक्षम बालकों के लिए ऐसे पुनर्वास केंद्रों की व्यवस्था की जाती है जहां उन्हें शारीरिक चिकित्सा और व्यावसायिक निर्देशन देकर उन्हें पुनर्वास में सहायता प्रदान की जाती है। ऐसे अक्षम बालक जो बीमारी या चोट के कारण स्वयं कोई कार्य कर पाने में असमर्थ होते हैं, उन्हें इस पुनर्वास केंद्रों पर शारीरिक उपचार, व्यावसायिक निर्देशन तथा कृत्रिम अंग प्रदान कर आत्मनिर्भरता भरा जीवन प्रदान किया जाता है। ऐसे बच्चे दूसरों पर बोझ बने बिना अपनी आजीविका स्वयं चला सकते हैं। इन केंद्रों पर बालकों को जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं वे इस प्रकार है: शारीरिक उपचार, वाणी उपचार, व्यावसायिक निर्देशन तथा कृत्रिम अंग प्रदान करना। अब आता है परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत तीसरा कार्यक्रम, जो कि शैक्षिक कार्यक्रम होता है। शिक्षा के साथ इसका जुड़ाव होता है। शैक्षिक कार्यक्रम
शिक्षा विकास का दूसरा नाम है। इसके द्वारा मानव का पूर्ण विकास होता है। परिवार कल्याण के लिए भी विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम बनाए गए हैं, जिसमें आता है जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम। किसी भी राष्ट्र के विकास में जनसंख्या वृद्धि एक बहुत बड़ी समस्या है। भारतवर्ष में जनसंख्या वृद्धि की समस्या विकराल रूप धारण किए हुए है। विश्व में चीन व भारत सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश हैं। भारत में प्रति 1.5 सेकंड बाद एक बच्चे का जन्म होता है। भारतवर्ष जनसंख्या विस्फोट की स्थिति से गुजर रहा है। अतः भारतवर्ष में जनसंख्या नियंत्रण हेतु 2 उपाय किए जाते हैं: परिवार नियोजन कार्यक्रम और जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम। जनसंख्या शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। जनसंख्या शिक्षा एक नवीन अवधारणा है। कुछ वर्ष पूर्व जनसंख्या शिक्षा का तात्पर्य यौन शिक्षा से लिया जाता था। यौन शिक्षा का अर्थ है यौन सुख, यौन रोग की जानकारी व उपचार व परिवार नियोजन संबंधी जनसंख्या नियोजन, जबकि जनसंख्या का तात्पर्य जनसंख्या जागृति से है। भारत में युवा 15 वर्ष से कम आयु में विवाह कर लेते हैं, माता पिता बन जाते हैं। इस आयु के युवाओं की जनसंख्या वृद्धि और उसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है, जिसके लिए वे छोटे परिवार को अपनाने के लिए प्रेरित हो सके। यूनेस्को के अनुसार जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षिक कार्यक्रम है जो परिवार, समूह, राष्ट्र तथा विश्व की जनसंख्या स्थिति के संदर्भ में विद्यार्थियों में आदर्श व जिम्मेदारी पूर्ण अभिवृत्ति तथा व्यवहार विकसित करती है। जनसंख्या शिक्षा में छात्रों की संस्कृति, उनके समाज की जनसंख्या स्थिति, प्रचलित स्थिति के विषय में उनके स्वयं के विचार, जनसंख्या तथा उसके प्रभावों के विषय में उनके तार्किक, विवेकयुक्त तथा संगठित विचार निहित होते हैं। यह एक शैक्षिक कार्यक्रम है। इस शिक्षा द्वारा छात्रों को अधिक संख्या में जनसंख्या के कुप्रभाव से अवगत कराया जाता है। देश के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास से ये संबंधित है और मानव जीवन को सुखी बनाने में सहायक होती है। इसका उद्देश्य जो है मेन वो ये है कि युवाओं को सुखी जीवन के लिए प्रेरित करना, भावी जीवन में जनसंख्या को नियंत्रित करने में योगदान दे सकें, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, स्वास्थ्य स्तर की सेवाओं को सुधारना, सीमित जनसंख्या के लाभों तथा जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों की जानकारी देना, लोगों में विश्वास उत्पन्न करना, व्यक्तियों में अंधविश्वासों को दूर करना। फिर आता है प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1978 को किया गया, जिसके अंतर्गत निरक्षर वयस्कों को साक्षर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस कार्यक्रम द्वारा प्रौढ़ों को शिक्षित किया गया। यह भी एक शैक्षिक कार्यक्रम है। उन्हें कृषि शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा तथा स्त्रियों को घरेलू जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ जैसे गर्भकालीन सुरक्षा, शिशुपालन, पोषण, बचत, घरेलू कुटीर उद्योग, परिवार नियोजन आदि के बारे में शिक्षित किया जाता है। इस शैक्षिक कार्यक्रम में वयस्कों को प्रजातांत्रिक रूप से जीवन जीने में सहायता मिलती है। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को ठोस स्वरूप प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, नेशनल लिटरेसी मिशन की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के निरक्षरों को साक्षर बनाना है, यानी उनको पढ़े लिखे बनाना है। 1990 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष घोषित किया गया और यह निर्णय लिया गया कि सन 1990 से 2000 तक विश्व के समस्त जन समुदाय को साक्षर बना लिया जाए और इसके लिए लक्ष्य भी निर्धारित किए गए थे। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में 14 वर्ष की आयु के समस्त बालक बालिकाओं को कम से कम 80% शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित करना, सभी प्रौढ़ों को बुनियादी शिक्षा व व्यावसायिक दक्षता प्रदान करना था। फिर था परिवार नियोजन शिक्षा, फैमिली प्लानिंग एजुकेशन। सरकार द्वारा संस्थापित विभिन्न परिवार कल्याण केंद्र अभिभावकों को परिवार नियोजन की जानकारी प्रदान करते हैं। परिवार को आदर्श संस्था बनाने के लिए तथा बालक व अभिभावक के मध्य मधुर संबंध बनाने के लिए परिवार कल्याण केंद्र अभिभावकों को शिक्षित करते हैं। प्रथम परिवार कल्याण संस्था 1950 में वाडिया चैरिटी तथा अमेरिकन महिला क्लब के सहयोग से मुंबई में स्थापित की गई। यह संस्था बालक तथा अभिभावक के शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक स्वास्थ्य पर बल देती है। ये केंद्र अभिभावक व बालकों को अपनी सेवा प्रदान करते हैं। ये केंद्र 3 प्रकार से कार्य संपादित करते हैं। ये केंद्र माता पिता को परिवार नियोजन के विभिन्न साधनों की जानकारी प्रदान करते हैं। ये केंद्र गर्भवती माताओं तथा शिशुओं को दिए जाने वाले टीकाकरण की जानकारी विभिन्न माध्यमों से प्रचारित व प्रसारित करते हैं। ये केंद्र नवजात शिशुओं को 1 वर्ष तक लगने वाले प्रतिरोधक टीके निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। इन केंद्रों के माध्यम से माताओं को शिशु आहार तथा स्तन त्याज्य की जानकारी, वीनिंग की जानकारी दी जाती है। फिर आता है वैवाहिक एवं पारिवारिक जीवन के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर मैरिज एंड फैमिली। सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न विवाह एवं पारिवारिक परामर्श केंद्र माता पिता
पति पत्नी तथा अभिभावकों को पारिवारिक तथा वैवाहिक जीवन की खुशहाली के लिए निम्नलिखित विषयों की जानकारी देते हैं और उन्हें शिक्षा प्रदान करते हैं। विवाह का उद्देश्य खुशहाल वैवाहिक जीवन के आधार, पति पत्नी के मध्य स्वस्थ संबंधों की स्थापना, परिवार नियोजन का ज्ञान तथा वैवाहिक परामर्श। विवाह एवं पारिवारिक परामर्श केंद्रों द्वारा विवाह से पूर्व प्री मैरिटल परिस्थितियों के लिए परामर्श दिया जाता है कि युवा अपने आप को भविष्य के लिए किस प्रकार तैयार करें। इन केंद्रों द्वारा अभिभावकों को बच्चों के बीच में अंतर तथा शिशु के आगमन की तैयारी की जानकारी भी प्रदान की जाती है। ये केंद्र अभिभावकों को संतान पोषण की स्वस्थ पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं, जिससे अभिभावक अपने कर्तव्यों का भली भांति निर्वाह कर सकें। तो ये थे कुछ शैक्षिक कार्यक्रम जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, जिनके अंतर्गत जनसंख्या शिक्षा का कार्यक्रम था और उसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम, जिसमें जनसंख्या का मेन जो प्रोग्राम था जनसंख्या शिक्षा का कार्यक्रम रहा, जिसमें हमने उनके उद्देश्यों के बारे में जाना। और फिर उसके बाद प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम था, जिसमें एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम था, जिसमें ये इस तरह से शिक्षित करना कि ये राष्ट्र के में सहयोग कर सके, कोई भी असाक्षर ना रहे। परिवार नियोजन शिक्षा, यह भी एक शैक्षिक कार्यक्रम रहे तथा वैवाहिक एवं पारिवारिक जीवन के लिए शिक्षा भी देकर शैक्षिक कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इस तरह से यह टॉपिक जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत पार्ट 3 में लिया गया था, यहीं पर समाप्त होता है। इसी के साथ परिवार कल्याण कार्यक्रम का जो पूरा टॉपिक है, जिसको हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के अंतर्गत देखा, यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ यह टॉपिक आपको 3 पार्ट्स के अंतर्गत अच्छी तरह से समझ आया होगा। धन्यवाद।